अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, लर्निंग की फोर्थ टाइप के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लर्निंग की फोर हमारे पास टाइप्स होती हैं। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन होती है, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर होती है, लर्निंग बाय कॉग्निशन होती है, जिसको हम लर्निंग बाय इनसाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने तीन एक्सप्लेन की थी। तो अब हम पढ़ेंगे लर्निंग बाय कंडीशनिंग। कंडीशनिंग बेसिकली क्या होती है, कंडीशनिंग से किस किस तरह की लर्निंग होती है, कौन सी टाइप्स होती हैं, कैसे वो वर्क करती हैं दोनों टाइप्स। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगी। तो लर्निंग बाय कंडीशन को हम लर्निंग बाय एसोसिएशन का नाम भी दे सकते हैं। वो किस तरह कि कंडीशनिंग जो है, कंडीशनिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि आप दो चीज़ों को, दो फिनोमिनास को या दो इवेंट्स को, ठीक है, कोई भी दो टाइप की चीज़ों को आप एक दूसरे से रिलेट कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि आपको और वो लर्निंग आपके माइंड में इतनी ज़्यादा जो है वो फिक्स हो चुकी हुई होती है, आपका माइंड उस कंडीशनिंग को, उस एसोसिएशन को इतने अच्छे तरीके से बिल्डअप कर चुका होता है कि आपको पता होता है कि एक इवेंट हुआ है तो इसका मतलब है कि ये इसलिए हो रहा है और ये दूसरे के साथ ऐसे रिलेट कर रहा है। ठीक है, एसोसिएशन की मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दी थी कि जैसे अजान होती है तो आपको पता है कि ये वाली इस स्पेसिफिक अजान का टाइम हो गया है, तो ये उस वाली अजान का टाइम हो रहा है। ठीक है, जैसे शाम होती है, बाहर हल्का हल्का अंधेरा हो रहा होता है तो अजान होती है, अगर आप टाइम ना भी देखें तो आपको पता चल जाता है कि ये मगरिब की अजान हो रही है। वो कैसे आपको पता चल जाता है कि आपके माइंड ने मगरिब की अजान को, मगरिब के टाइम को और मस्जिद में से जो एक आवाज़ आती है लाउड स्पीकर को, इन दो तीन इवेंट्स को एसोसिएट किया होता है। तो जैसे ही अजान आपके कानों में जाती है आप ये चीज़ रियलाइज़ कर लेते हैं कि इसका मतलब है कि शाम हो रही है और अच्छा जी अब नमाज़ पढ़ने का टाइम हो गया, अब मगरिब हो गई है और इसके बाद अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, तो लर्निंग बाय कंडीशन में बेसिकली हम एसोसिएट कर देते हैं चीज़ों को। लर्निंग बाय कंडीशनिंग जो है वो बेसिकली हमारे पास वर्क करती है बिहेवियरिज्म के कंसेप्ट के ऊपर कि हम बिहेव किस तरह करते हैं। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर क्लूज मिलते हैं हमें एनवायरनमेंट में से, तो हम उनकी बेस पे अपने बिहेवियर क्लूज बनाते हैं और उनको एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर देते हैं, कंडीशन कर देते हैं, और ये चीज़ हमें लर्निंग में हेल्प आउट करती है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट ये बिहेवियरिस्ट अप्रोच जो है वो कंसीडर करते हैं कंडीशनिंग के लिए, उनको वो क्या कहते हैं कि लॉज ऑफ लर्निंग जो हैं वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही लर्न किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लर्निंग जब एसोसिएट किया जाता है दो चीज़ों को तो वो कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है जिसके तहत उनको एसोसिएट किया जाता है ना कोई इनके पीछे कोई एक थ्योरी, कोई एक मेन रूल जो है वो एक्ट कर रहा होता है और उसकी बेस पे कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट हुआ होता है, उस एक्सपेरिमेंट का कोई रिजल्ट होता है जिसकी बेस पे ऑर्गेनिज्म ये लर्न करता है कि ये दो या तीन चीज़ें या चार चीज़ें आपस में एसोसिएट हो रही हैं या आपस में एक दूसरे के साथ कंडीशन हो रही हैं। ठीक है, तो लर्निंग बाय कंडीशनिंग जो है वो हम एक्सपेरिमेंटल लैब्स में ही उनको जो है, ये जो इनका कंसेप्ट जो लर्निंग बाय कंडीशनिंग का निकला है एक्सपेरिमेंटल लैब से निकला है, और दो चीज़ों के एक्सपेरिमेंट के बाद ही हम ये चीज़ जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि दो चीज़ें आपस में रिलेट कर रही हैं। ठीक है, अच्छा, लर्निंग जो है अगर हम कंडीशनिंग की बात करें तो एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल कॉजेज़ को जो है वो हम ज़्यादा इसमें जो है वो उनको इम्पोर्टेंस देते हैं रादर देन इंटरनल क्लूज। ठीक है, यानी आप ये देखते हैं कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आप इस चीज़ को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते, आप किस चीज़ की बेस पे इस तरह से फॉलो कर रहे हैं, इस कौन सा बिहेवियर क्लू है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, कौन सा एक्सपेरिमेंट जो है वो किस तरह के एनवायरनमेंट में हो रहा है, आप एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो उनको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट्स हैं लर्निंग बाय कंडीशनिंग के। आगे लर्निंग बाय कंडीशनिंग जो है वो टू टाइप्स की होती हैं, हम वन बाय वन उन टाइप्स को पढ़ेंगे और फिर एंड में उनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग बाय कंडीशनिंग जो है वो हमारे पास टू टाइप्स की होती है।
एक हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग होती है और एक हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग का कंसेप्ट हमें दिया है इवन पावलोव ने, और ऑपरेंट कंडीशनिंग का कंसेप्ट हमें दिया है बीएफ स्किनर ने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक्सपेरिमेंट्स में होती है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग भी आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे, हम क्लासिकल कंडीशनिंग भी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ेंगे कि कैसे पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग के कंसेप्ट को डिस्कवर किया एक एक्सपेरिमेंट करके। और इसी तरह हम ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी पढ़ेंगे कि कैसे स्किनर ने अपना जो है एक एक्सपेरिमेंट दिया और उसकी बेस पे उसने ऑपरेंट कंडीशनिंग को एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लासिकल कंडीशनिंग को डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या होती है। अच्छा जी, क्लासिकल कंडीशनिंग हमारे पास क्या होती है कि हम इसमें एसोसिएशन कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंडीशनिंग का मेन जो है वो एसोसिएशन होता है, और इसमें हम एसोसिएशन कैसे करते हैं कि दो इवेंट्स को या दो चीज़ों को हम पेयर अप कर देते हैं। पेयर अप हम किस तरह से कर देते हैं, एक ओरिजिनली हमारे पास एक न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, इसको हम पेयर अप कर देते हैं एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस के साथ। ठीक है, ये हमारा अनकंडीशनल जो है वो स्टिमुलस हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा कंडीशनल स्टिमुलस हो जाता है। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, उसके साथ कोई कंडीशन कोई सिचुएशन अटैच नहीं हुई होती है। रिस्पॉन्स प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस क्या होता है कि उसके साथ एक कंडीशन अटैच हो जाती है। पावलोव ने इन दोनों का अनकंडीशनल स्टिमुलस यूसीएस, कंडीशन स्टिमुलस सीएस। ठीक है, पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर, और उसको इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर नोबेल प्राइज भी दिया गया था। बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि उसने डॉग को जो है वो क्या किया था कि उसने डॉग को जो है वो फूड दिया, फूड के साथ उसने बेल बजा दी। ओरिजिनली पहले वो देना सिर्फ डॉग को फूड चाहता था, सिर्फ ये चीज़ देना चाहता था। उसने बेल बजा दी, साथ एक कंडीशन अटैच कर दी। ठीक है, और उसने ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिपीटेडली की, और उसने ये बात डिस्कवर की कि जब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के फ़ौरन बाद होती हैं, एक सक्सेशन में होती हैं, तो ओरिजिनल स्टिमुलस के बगैर सिर्फ रिस्पॉन्स प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस की मौजूदगी में ही बिहेवियर जो है वो डिटरमिन हो जाता है। जैसे वो डॉग को फूड देना चाहता था, तो क्या हुआ कि डॉग उसने उस बेल को साथ, यहाँ एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ जो है वो फूड थी और ये चीज़ जो है वो बेल थी। ठीक है, ये आपकी बुक में पिक्चर बनी हुई है कि किस तरह से डॉग जो है वो उसने उसके आगे जो है वो फूड को प्रेजेंट किया हुआ है, फिर उसने साथ ही बेल बजा दी, और ये चीज़ उसने रिपीटेडली की 4 to 5 टाइम्स, इस तरह से कि डॉग ने फूड और बेल के दरमियान एक एसोसिएशन बना ली। तो कुछ टाइम्स के बाद, कुछ रेपिटेशंस के बाद उसने क्या किया कि सिर्फ बेल बजाई, और सिर्फ बेल बजाने पे ही डॉग ने जो है वो सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस कर दिया। सलाइवा आप लोगों को पता है कि हमारा मुंह के अंदर, हमारे माउथ के अंदर वो लिक्विड होता है जो हमें फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। ह्यूमन बींग्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, सारी
लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है। तो यानी उसको डॉग ने जो है वो एक एसोसिएशन कर ली, एक कंडीशनिंग कर ली कि बेल बजने का मतलब है कि अब मुझे खाना मिलने वाला है। तो यानी वो सेलिब्रेशन जो उसकी फूड और बेल दोनों की मौजूदगी में हो रही थी, वो बाय द रेपिटेशन वो बेल पे ही होने लग गई। डॉग ने जो है वो ये चीज़ लर्न कर ली कि अब बेल बज गई है तो इसका मतलब है मुझे फूड मिलने वाला है, और एक टाइम पे उसने बेल फूड के बगैर भी बजाई, ठीक है जी। ये बेसिक इसका हमारे पास कंसेप्ट है। बिफोर कंडीशनिंग क्या था, अब मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ बिफोर और आफ्टर की फॉर्म में। पहले मैंने आपको फूड और बेल की फॉर्म में बताया है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास बिफोर कंडीशनिंग क्या हुआ था और ड्यूरिंग क्या हुआ था और आफ्टर क्या हुआ था, ठीक है। बिफोर कंडीशनिंग हमारे पास क्या हुआ था कि अनकंडीशनड हमारा जो स्टिमुलस था वो क्या कर रहा था कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स दे रहा था। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था, मैंने आपको बताया था फूड था। ये क्या हो रहा था, सेलिब्रेशन हो रही थी, ठीक है। रिस्पॉन्स जो है वो सेलिब्रेशन हो रही थी, ठीक है। ये बिफोर कंडीशनिंग हो रहा था। और कंडीशन स्टिमुलस जो है यहाँ पे हमारे पास बेल थी, ये दोनों चीज़ें साथ हो रही थी। जब डॉग ने लर्न नहीं किया था कि फूड जो है बेल जो है वो इसलिए हो रही है कि साथ फूड आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो रही थी और ये चीज़ जो है वो क्या कर रही थी, नो रिस्पॉन्स दे रही थी। यानी अनकंडीशन स्टिमुलस जो है वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स दे रहा था बिफोर कंडीशनिंग। कंडीशन स्टिमुलस बेल जो है वो नो रिस्पॉन्स दे रही थी। यानी डॉग ऑल अलोन फूड के कंसेप्ट पे काम कर रहा था कि फूड मिल रहा है मुझे तो सेलिब्रेशन हो रही है। उसने चूंकि उसको सिर्फ फूड की उस टाइम जो है वो क्रेविंग हो रही थी, उसकी हंगर थी, तो उसने बेल को इग्नोर किया। जब रेपिटेशन हुई, बार बार बेल जो है वो फूड के साथ बजाई गई, तो उसने ये चीज़ लर्न कर ली कि अब बेल का मतलब है कि मुझे फूड मिलने लगा है। फिर अब इसमें जो है ये दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी और इन दोनों चीज़ों के मिलने से जो है ये कंडीशन रिस्पॉन्स बन जाएगा हमारा, यही वाली सेलिब्रेशन हमारी, क्योंकि इसमें हमारे साथ कंडीशन अटैच हो जाएगी। कंडीशनल जो है वो कंडीशन स्टिमुलस अटैच हो जाएगा बेल, ठीक है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग हमारे पास क्या हुआ है, अनकंडीशनड स्टिमुलस जो है ये कंबाइन हो गया है हमारे पास कंडीशन स्टिमुलस के साथ। अनकंडीशन स्टिमुलस हमारे पास क्या है, फूड। ये कंडीशन स्टिमुलस हमारे पास क्या है, बेल। ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारे पास कंबाइन हो गई हैं और इन्होंने कंबाइन होके क्या किया है, यूसीआर बना दिया है, ये वाली चीज़ सेलिब्रेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिफोर में जो चीज़ अलग अलग दो स्टेप्स में हो रही थी, अब वो एडिशन होके एक ही स्टेप में हो गई है और बेल और फूड दोनों जो हैं वो यूसीआर बना रहे हैं, सेलिब्रेशन बना रहे हैं, अनकंडीशन रिस्पॉन्स बना रहे हैं, ठीक है। ये ड्यूरिंग है, यानी ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर डॉग जो है वो लर्न कर रहा है कि अच्छा बेल जो है वो फूड की वजह से बज रही है। इस स्टेप में उसको नहीं पता था कि बेल क्यों बज रही है, इधर उसको पता चल गया है कि बेल इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे खाना मिलने वाला है। अब हम देख लेते हैं कि आफ्टर में क्या हो रहा है। आफ्टर कंडीशनिंग में क्या होगा कि वही अनकंडीशन जो हमारा स्टिमुलस है वो कंडीशन स्टिमुलस में चला जाएगा और क्या हो जाएगा, कंडीशन रिस्पॉन्स दे देगा। यानी मैंने आपको बताया कि आफ्टर कंडीशनिंग अगर उसको फूड नहीं भी दिया जाएगा, उसने फूड नहीं दिया, पेवलोव ने डॉग को सिर्फ बेल बजाई, कंडीशन स्टिमुलस क्या हो गया यहाँ पे, बेल।
आफ्टर कंडीशनिंग जब डॉग ने लर्न कर लिया तो उसने फूड को रिमूव कर दिया, सिर्फ कंडीशन अटैच कर दी, कंडीशन स्टिमुलस अटैच कर दिया, सिर्फ बेल अटैच कर दी और इससे सैल्यूवेशन हो गई, कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रिंसिपल है, ये बेसिक प्रिंसिपल है जो कि पेवलोव ने हमारे पास दिया था कि बिफोर कंडीशनिंग जो है वो अनकंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस जो है वो मिलके काम करते हैं। सॉरी, अनकंडीशन स्टिमुलस जो है वो सिर्फ अनकंडीशनल रिस्पॉन्स देता है, कंडीशनल स्टिमुलस का कोई रोल प्ले नहीं होता। ड्यूरिंग में क्या होता है, अनकंडीशनड और कंडीशन जो है वो मिलके वर्क करते हैं, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स बनाते हैं। आफ्टर क्या होता है कि आप मेन स्टिमुलस को रिमूव कर देते हैं जो कि ओरिजिनली हमारे पास न्यूट्रल स्टिमुलस था, इस एग्जांपल में हमारे पास फूड था, और क्या करेंगे आफ्टर में कंडीशनल रिस्पॉन्स हो जाएगा जो कि कंडीशन स्टिमुलस हो जाएगा जो कि कंडीशन रिस्पॉन्स दे देगा। ये हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग का बेसिक प्रिंसिपल है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग हमें क्या बताती है कि दो इवेंट्स को जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, चूंकि पेवलोव ने ये डॉग पे किया था इसलिए हम इसको इसी तरह से ही पढ़ते हैं, तो बाद में ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बींग्स पे भी किया गया और लिविंग बींग्स पे भी किया गया, तो सब में सेम रिजल्ट्स आए, तो इसलिए इसको आप पेवलोव्स कंडीशनिंग भी कह सकते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग को। तो क्लासिकल कंडीशनिंग यानी हमें ये बताती है कि जब ह्यूमन बींग्स दो इवेंट्स को आपस में रिलेट कर लेते हैं, ओरिजिनली न्यूट्रल स्टिमुलस जो है वो एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस के साथ जब पेयर अप हो जाता है तो जो ओरिजिनल स्टिमुलस होता है अगर वो रिमूव भी कर दिया जाए तो रिस्पॉन्स आता रहता है। जैसे मैंने आपको अभी अजान की एग्जांपल दी, तो जैसे आपको पता है कि शाम के टाइम जैसे अजान होती है तो इस टाइम पे होती है, ठीक है, तो अब अगर आपके साथ उस टाइम आप ये समझ लें कि आपका जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो अजान हो रही है, ठीक है, और साथ आप कंडीशन न्यूट्रल स्टिमुलस जो है वो आप शाम होना जो है वो समझ लें, और जो अजान जो है वो आप बेल की तरह से आप ले लें, कंडीशन स्टिमुलस ले लें, ठीक है। जब आपको इस चीज़ की सेंस नहीं होती या जब आप बेसिक सीखते हैं कि टाइमिंग्स जो हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, आप क्लॉक सीखते हैं, आप टाइम देखना सीखते हैं, तो आपको ये चीज़ नहीं पता होती। बाय द टाइम आप एडल्ट बन जाते हैं या ओल्ड एज में चले जाते हैं तो आपको पता चल जाता है अच्छा जी ये टाइमिंग्स होते हैं, नमाज का ये टाइम है और इस चीज़ का ये टाइम है। तो उस टाइम आप फिर अगर वॉच नहीं भी देखते तो सिर्फ अजान से ही आपको पता चल जाता है कि शाम हो गई है, जैसे डॉग को फूड के बगैर सिर्फ बेल से ही पता चल गया कि अब मुझे खाना मिलने लगा है। तो ये हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रिंसिपल होता है, ठीक है जी। क्लासिकल कंडीशनिंग में हमारे पास 4 फिनोमिना जो हैं वो एट अ टाइम वर्क कर रहे होते हैं, 6 फिनोमिना जो है वो हमारे पास वर्क कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, एक्विजिशन होती है। एक्विजिशन हमारे पास क्या चीज़ होती है, एक्विजिशन होती है इनिशियल लर्निंग ऑफ द स्टिमुलस रिस्पॉन्स लिंक, लर्निंग ऑफ द स्टिमुलस रिस्पॉन्स लिंक, यानी आप इस चीज़ को लर्न कर लेते हैं कि एक स्पेसिफिक स्टिमुलस जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्पॉन्स को जो है वो डील कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को हम एक्विजिशन का नाम देते हैं। टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास टाइम है। इस एक्विजिशन में और ओवरऑल कंडीशनिंग में टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट देखा उसमें पेवलोव ने क्या किया कि बेल जो है वो रिंग की फूड के साथ, तो बेल उसने एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के साथ की कि जैसे ही फूड दिया साथ ही बेल दे दी। अगर वो थोड़े ज़्यादा गैप के साथ बेल देता तो डॉग कभी भी एसोसिएट ना कर पाता और कभी भी कंडीशन ना हो पाता कि बेल जो है वो फूड की वजह से दी गई है। तो टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्लासिकल कंडीशनिंग में। जितने स्पेसिफिक टाइम से और जितने ज़्यादा कम टाइम से आप
दो चीज़ों को जो है वो मिला के रिस्पॉन्स डिलीवर करवाना चाहेंगे, उतनी ही जल्दी ऑर्गेनिज्म जो है वो लर्न करेगा। अगर टाइमिंग ख़राब होगी तो लर्निंग भी ख़राब हो जाएगी, कंडीशनिंग भी नहीं होगी। टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन हमारे पास क्या होती है? tendency of a new stimulus that is similar to the original condition stimulus. tendency of a new stimulus. tendency of a new stimulus क्या था? new stimulus हमारे पास बेल थी, ओरिजिनल स्टिमुलस हमारे पास क्या था? फूड था, ठीक है जी। तो जनरलाइजेशन में अगर हम उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली देखें तो डॉग जो था उसने ये चीज़ जनरलाइज कर ली कि पहले जो फूड मुझे सिर्फ खाली ही मिल रहा था मेरी हंगर की फॉर्म में, अब वो मुझे बेल के साथ दिया जाने लगा है। तो यानी उसने ये चीज़ जनरलाइज कर ली, लर्न कर ली कि जब खाली बेल भी बजाई जाएगी तो भी अल्टीमेटली फूड आ ही जाएगा, चाहे मुझे सामने नज़र नहीं भी आ रहा, लेकिन बेल का मतलब यही है कि मुझे फूड मिलने वाला है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक और कंसेप्ट होता है डिस्क्रिमिनेशन का। डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? डिस्क्रिमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू रिस्पॉन्ड टू सर्टन स्टिमुलाई एंड नॉट टू रिस्पॉन्ड टू अदर्स, ठीक है। यानी क्लासिकल कंडीशनिंग में आप डिस्क्रिमिनेट करना सीखते हैं कि आपने किन दो चीज़ों को आपस में रिलेट करना है और किन दो चीज़ों को आपस में रिलेट नहीं करना, या किस तरह के इवेंट को किस तरह के इवेंट के साथ रिलेट करना है, किस तरह की साउंड को किस तरह के साउंड के साथ रिलेट करना है। जैसे डॉग को पेवलोव ने कंडीशनिंग कराई तो डॉग को पेवलोव ने स्पेसिफिकली फूड के साथ ही बेल बजाई और उस बेल की एक खास जो है वो टोन थी। डॉग ने बेल के साथ ही फूड को एसोसिएट किया, किसी और साउंड के साथ नहीं किया। तो डॉग ने डिस्क्रिमिनेट कर लिया कि मैंने बेल की साउंड के साथ ही सलाइवा प्रोड्यूस करना है, किसी और के साथ चीज़ के साथ जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस नहीं करना। तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है इवेंट्स के दरमियान क्लासिकल कंडीशनिंग में। एक्सटिंक्शन होती है उसके बाद। एक्सटिंक्शन क्या होती है? वीकनिंग ऑफ द कंडीशन रिस्पॉन्स इन द एब्सेंस ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलस। Without continued association with the unconditioned stimulus, the conditioned stimulus loses its power to elicit the conditional response. यानी कि जैसे पेवलोव ने बेल जो है वो बजाई थी, अगर बेल जो है वो फूड के साथ ना बजती, बेल सिर्फ वो अकेली ही बजा देता, या टाइम को इतना ज़्यादा जो है वो टाइम लैप्स क्रिएट कर देता दोनों चीज़ों के दरमियान में, या फूड उसको पहले दे देता और बेल बाद में बजाता, तो डॉग जो है वो ये लर्न ना कर पाता और अलोन बेल का रोल ना होता। कंडीशनिंग हुई ही इस बेस पे कि दो चीज़ों को जो है उसने कंडीशन स्टिमुलस को और अनकंडीशन स्टिमुलस को जो है वो आपस में यूनाइट किया और उसके बाद कंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट किया। तो अनकंडीशन जो हमारे पास स्टिमुलस होता है और कंडीशन स्टिमुलस होता है, उन दोनों के दरमियान एक ख़ास किस्म का जो है वो एक बॉन्ड होता है। अगर वो बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो लर्निंग नहीं होती, जो लर्नर होता है वो एक्सटेंशन की तरफ चला जाता है, वो ये नहीं सीख सकता कि अनकंडीशन स्टिमुलस जो है वो अगर रिमूव भी कर दिया जाए, यानी फूड अगर रिमूव भी कर दिया जाए और सिर्फ बेल भी दी जाए तो भी सलाइवा प्रोड्यूस होगा डॉग वाली एग्जाम्पल में, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस इन क्लासिकल कंडीशनिंग बाय विच अ कंडीशन रिस्पॉन्स कैन री अकर आफ्टर अ टाइम डिले विदाउट फर्दर कंडीशनिंग। After the extinction, when Pavlov took the dog to the laboratory and rang the bell, and dog started to salivate. Spontaneous recovery क्या होती है कि आप वो बिहेवियर जो आपका अनकंडीशन स्टिमुलस है वो रिमूव भी कर देंगे तो भी क्या होगा, ऑर्गेनिज्म जो है और बगैर उस खास सेटिंग के
जिसमें आप वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या जिसमें आपने ऑर्गेनिज्म को लर्न करवाया, उसकी कंडीशनिंग कराई है, अगर वो सारी सेटिंग आप रिमूव भी कर दें और सिर्फ एक कंडीशन स्टिमुलस शो करें, तब भी ऑर्गेनिज्म जो है वो कंडीशन रिस्पॉन्स दे देगा। इसमें इन्होंने क्या कहा हुआ है कि पैवलोव जब जो है वो डॉग को ले गया उस खास सेटिंग से और उसने विदाउट फूड एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ देर के बाद जो है वो अलग से बेल बजाई, बेल बिल्कुल वही थी जो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट बजाई गई, तो डॉग ने जो है वो सेलिब्रेट कर दिया क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस रिकवरी की तरफ जा चुका था। वो ये चीज़ लर्न कर चुका था कि जब जब भी बेल बजनी है मुझे सेलिब्रेट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्लासिकल कंडीशनिंग का कंसेप्ट। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारे पास क्या होती है? इट इज़ अ काइंड ऑफ लर्निंग इन विच द कंसिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर इन्फ्लुएंस वेदर अ पर्सन और एनिमल विल परफॉर्म द सेम बिहेवियर और नॉट। इसमें हमारे पास बिहेवियर का जो कंसिक्वेंस होता है वो डिटर्मिन करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो उस बिहेवियर को रिपीट करेगा या नहीं करेगा। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप एक एग्जाम्पल ले लें कि जैसे आप किसी एग्ज़ाम में चीटिंग करते हैं और टीचर को पता चल जाता है, लेकिन समहाउ वो आपको पेपर देने देता है, आपको पास भी कर देता है, आप पास हो जाते हैं, आपके मार्क्स आ जाते हैं, आपकी चीटिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं होता आपके एग्ज़ाम के मार्क्स के ऊपर। टीचर जो है वो आपको किसी भी तरह से शो नहीं करता, किसी और को नहीं बताता, किसी अपर अथॉरिटी को नहीं बताता कि बच्चे ने जो है वो चीटिंग की है। तो कंसीक्वेंस क्या निकला? पॉजिटिव कंसीक्वेंस मिल गया बच्चे को कि बेशक मैं चीटिंग कर भी लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्क्स तो मुझे मिल ही जाने हैं। तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि वही बच्चा आगे जाके और सब्जेक्ट्स में भी चीटिंग करेगा और उस सब्जेक्ट में भी वो और ज़्यादा भी चीटिंग करेगा। उसका बिहेवियर जो है वो क्या हो जाएगा? कंडीशनड हो जाएगा और उसको बार बार ये चीज़ करने की आदत हो जाएगी। ठीक है, अब यही सिचुएशन को जो है दूसरी तरह से देख लेते हैं कि अगर वही बच्चा जो है वो चीटिंग कर रहा था, उसको टीचर ने पकड़ा, उसको पनिशमेंट मिली, उससे पेपर ले लिया गया, उसको पेपर दोबारा नहीं देने दिया गया, उसने दोबारा से एग्ज़ाम दिया अपने जूनियर्स के साथ, या उसका कुछ टाइम मिस हो गया, 1 ईयर उसका मिस हो गया, तो उसने क्या किया कि उसने क्या सीखा इस चीज़ से कि मैंने गलत काम किया था और मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, तो उसने आइंदा इस चीज़ को रिपीट नहीं किया क्योंकि उसको पनिशमेंट दी गई, उसको पे करना पड़ा इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो कंसीक्वेंस जो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग में। अब हम देख लेते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग बेसिकली होती क्या है। इसमें B.F. स्किनर जो है उसका बहुत ज़्यादा प्राइमरी रोल है। B.F. स्किनर ने जब ये वाली कंडीशनिंग की थी ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो उसका मेन एम क्या था कि बिहेवियर जो है वो कैसे चेंज होता है कंसीक्वेंस की बेस पे। यानी ये वाली कंडीशनिंग इस बेस पे काम करती है कि कंसीक्वेंस जो है वो बिहेवियर को किस तरह से चेंज करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये वाली कंडीशनिंग जो है वो प्रैक्टिकली वर्क कैसे करती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेंट होता क्या है। ऑपरेंट हमारे पास एक रिस्पॉन्स होता है जो कि एक्ट करता है सेम वे ठीक है, अब ये ऑपरेंट जो है वो एक भी हो सकता है या फिर ये ऑपरेंट्स भी हो सकते हैं, ये प्लूरल भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑपरेंट और ऑपरेंट्स हमारे पास क्या होते हैं कि ये कुछ एक्ट्स होते हैं जो कि सेम रहते हैं इन एवरी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। वो सेम रहते हैं इसीलिए ही उनका कॉन्सिक्वेंस सेम रहता है, इसीलिए ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है। ऑर्गेनिज्म ये लर्न करता है कि ये चीज़ जो है ये इस चीज़ में रिजल्ट करेगी, इस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस जो है वो ये होगा। स्किनर कंट्रास्टेड ऑपरेंट विद रिस्पोंडेंट्स। रिस्पोंडेंट्स आर बिहेवियर elicited by recognized stimuli।
स्किनर ने क्या किया था, उसने ऑपरेंट्स को रिस्पोंडेंट से रिप्लेस कर दिया था। रिस्पोंडेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं जो कि हमारे पास जनरेटेड होते हैं बाय recognized stimuli। ठीक है जी। और उसके बाद क्या होता है, एज साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन इज द रिस्पॉन्स इज इमिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म विच मीन्स रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी इमीडिएट आइडेंटिफाइबल स्टिमुलस। तो यानी रिस्पॉन्स जो है वो जब एक ऑर्गेनिज्म ओपेरेंटली कंडीशन हो जाता है, वो ये सीख लेता है कि ये चीज़ इस एनवायरनमेंट में ऐसे वर्क करती है, तो वो उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जिससे उसने वो वाला रिस्पॉन्स लर्न किया होता है, उस स्टिमुलस की एब्सेंस में भी ऑर्गेनिज्म वैसे ही बिहेव करता है। ठीक है, क्योंकि वो ये चीज़ लर्न कर लेता है कि ये वाला जो इवेंट है या ये वाली चीज़ जो है ये इसके रिजल्ट में हो रही है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी पेपर की कि जैसे बच्चे को पनिशमेंट नहीं की गई तो उसने ये नहीं सीखा कि मेरा बिहेवियर गलत था या सही था, उसने कंसीक्वेंस की बेस पे ये सीखा कि अच्छा मैं पकड़ा नहीं गया, मेरी चीटिंग सही थी, तो इसका मतलब है कि मेरा वो प्रोसीजर भी सही था और मुझे ऐसे भी आइंदा भी ऐसे ही करना चाहिए। तो उसने बिहेवियर जनरेट कर लिया अपने रिकग्नाइज स्टिमुलस से और उसने उसको रिस्पोंडेंट बना लिया। तो इसमें इसका एक्सपेरिमेंट क्या था, अब हम वो देख लेते हैं। जैसे उसमें डॉग वाला एक्सपेरिमेंट था, इसमें स्किनर ने एक डिवाइस यूज किया था, उसने उसको नाम दिया था स्किनर बॉक्स का। स्किनर बॉक्स जो है उसने यूज किया था इन्वेस्टिगेशन के लिए द रिलेशनशिप बिटवीन द इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग दूसरा नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग का। ठीक है, ही प्लेस्ड अ रैट इनसाइड द स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स के अंदर उसने क्या रख दिया, एक रैट रख दिया। और रैट को उसने क्या किया, he placed a rat inside the Skinner box. It contained a liver and a food tray। और साथ उसने एक लिवर भी रख दिया इसी के अंदर ही, स्किनर बॉक्स के अंदर फूड ट्रे भी रख दी। और फिर क्या हुआ, द एनिमल वॉज अलाउड टू एक्सप्लोर द बॉक्स फ्रीली। यानी रैट को जो है उसने टाई नहीं किया, रैट को उसने खुला छोड़ा स्किनर बॉक्स के अंदर कि वो हेयर एंड देयर जो है वो मूव करता रहे स्किनर बॉक्स के अंदर। आफ्टर डूइंग मैनी एक्शंस इट प्रेस द लिवर एंड पैले ऑफ फूड ऑटोमेटिकली ड्रॉप्ड इनटू द ट्रे। ओके, फूड ट्रे जो है वो लिवर से थोड़ी सी दूर थी। रैट जो है वो उसको फ्री छोड़ा गया, तो रैट ने इधर उधर घूमने के बाद थोड़ी देर के बाद उसने ऐसे ही बाय चांस वो उसका जो किसी तरह उसने लिवर को टच कर लिया, या तो उसने जो है वो अपना क्या कहते हैं, जो रैट का जो उसके पॉज होते हैं वो लग गए लिवर पे, और क्या हुआ कि फूड ट्रे में से जो फूड था वो जो है वो रैट के करीब पहुंच गया। तो रैट ने कंडीशनिंग कर ली, रैट ने ये चीज़ लर्न कर ली कि अच्छा अगर मैं ये लिवर प्रेस करूंगा तो मुझे फूड मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी उसने कंसीक्वेंस पे हमने बात की थी ना कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में कंसीक्वेंस जो है वो मैटर करता है, यानी रैट ने ये इस चीज़ से कंसीक्वेंस निकाला कि मुझे फूड मिल जाएगा अगर मैं लिवर प्रेस करूंगा। प्रेसिंग द लिवर वॉज द रिस्पॉन्स टू बी लर्नड। यानी इस एक्सपेरिमेंट में लिवर प्रेसिंग जो है वो रिस्पॉन्स था लर्न करने वाला। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग में हमारे पास क्या था कि ओरिजिनल न्यूट्रल स्टिमुलस की एब्सेंस में बेल जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करी थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमारे पास क्या है, लिवर प्रेसिंग जो है वो ये बिहेवियर है लर्न करने वाला कि जब लिवर प्रेस होगा तो फूड मिल जाएगा।
उसके बाद क्या था, स्किनर ने इस चीज़ से क्या डिस्कवर किया, बाय रिवॉर्डिंग द रैट विद फूड ऑन ईच ट्रायल द रेट ऑफ प्रोसेसेस इंक्रीज ड्रामेटिकली। यानी उसने एक दफ़ा उसने इस चीज़ को डिस्कवर कर लिया और क्या किया स्किनर ने, स्किनर बॉक्स दोबारा से बनाया और दोबारा से ऐसे ही रैट को छोड़ा। तो एक दफ़ा चूंकि रैट इस चीज़ को एक्सप्लोर कर चुका था, लर्न कर चुका था कि लिवर प्रेसिंग से मुझे फूड मिलेगा, तो दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा और फोर्थ टाइम क्या हुआ कि रैट ने जल्दी जो है वो लिवर को प्रेस कर दिया और बार बार किया। पहली दफ़ा उसको नहीं पता था तो उसने थोड़े टाइम के बाद किया और सिर्फ वन टाइम किया। जब उसको पता चल गया तो वो बार बार करने लग गया। द रैट लर्नड द रिस्पॉन्स बाय बीइंग रीइंफोर्स्ड। उसने रीइंफोर्सिंग के प्रोसीजर को लर्न कर लिया। रीइंफोर्सिंग का मतलब होता है कि एक इवेंट जो है वो कोई दूसरा इवेंट कॉज कर रहा हो। रैट ने रीइंफोर्सिंग जो है वो इस चीज़ से लर्न की। रीइंफोर्सिंग कैसे लर्न की कि लिवर प्रेसिंग जो है वो फूड दे रहा है, यानी एक इवेंट यानी कि लिवर प्रेसिंग और दूसरा इवेंट यानी कि फूड का मिलना। तो दो चीज़ें जो है वो आपस में रिलेट करी थी, तो रैट ने रीइंफोर्सिंग लर्न कर ली इस चीज़ से। अब यही एक्सपेरिमेंट स्किनर ने जो है वो डॉग्स पे भी किया और उसने क्या किया कि सिमिलर रिजल्ट्स ही फाइंड किए। तो उसने ये चीज़ फिर इंसानों पे भी की, ह्यूमन बींग्स पे भी की और उनमें भी सेम रिजल्ट आया। तो स्किनर ये कहता है कि कंसीक्वेंस जो है वो ये डिटरमिन करता है कि बिहेवियर जो है वो फ्यूचर में रिपीट होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका बेसिक कंसेप्ट था। अब इसी तरह हम 2-3 इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जैसे हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में भी पढ़े थे। पहला पॉइंट था हमारे पास ऑपरेंट का। ऑपरेंट में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या होता है। एक हमारे पास चीज़ है रीइंफोर्सर। ऑपरेंट हमारे पास क्या होता है, दैट हैज सम इफेक्ट an event that has some effect। ठीक है, इवेंट की बजाय आप यहाँ इसको बिहेवियर भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारा रीइंफोर्सर क्या होता है, रीइंफोर्सर जो है इस प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करता है कि एक रिस्पॉन्स जो है वो दोबारा भी अकर होगा। रीइंफोर्सर हमारे पास इंक्रीज करता है the possibility that the behavior occurs again। ठीक है जी, रीइंफोर्सर ही जो है ये डिटरमिन करता है कि बिहेवियर जो है वो होगा दोबारा आइंदा या नहीं होगा या किस फ्रीक्वेंसी से होगा। रीइंफोर्सर जो है हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि रीइंफोर्समेंट की कौन कौन सी 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव होती है रीइंफोर्समेंट, एक हमारे पास नेगेटिव होती है रिस्पॉन्समेंट। पॉजिटिव reinforcement और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रीइंफोर्समेंट्स जो हैं इनका कंसेप्ट जो है वो क्या होता है, टू इंक्रीज द डिजायर्ड बिहेवियर। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप पॉजिटिव लिखा हुआ तो पॉजिटिव जो है वो बिहेवियर को इंक्रीज करेगा और नेगेटिव जो है वो लिखा हुआ है क्योंकि वो नेगेटिव जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रही होती है चीज़, तो नेगेटिव बिहेवियर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो डिजायर्ड बिहेवियर को कम करेगी। नहीं, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो डिजायर्ड बिहेवियर को इंक्रीज करती हैं। वो किस तरह से करती हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि आप जनरल सेटिंग्स में अगर देखें तो एक ऑफिस है, वहाँ पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या हो सकती है एक एम्प्लॉय के लिए कि उसको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं
कुछ टाइम के बाद उसकी पे बढ़ जाती है, उसको कोई रिवॉर्ड दिया जाता है, ठीक है, या उसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का कोई अवार्ड दे दिया जाता है, ठीक है, या उसकी प्रमोशन हो जाती है। तो ये चीज़ जो है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है उसके लिए कि उसका डिजायर्ड बिहेवियर उसका क्या है, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस, बॉस उससे यही चाहता है कि वो अच्छा परफॉर्म करे, तो इन सारी चीज़ों से उसका डिजायर्ड बिहेवियर इंक्रीज हो जाएगा उस एम्प्लॉय का। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगी कि अगर वही एम्प्लॉय या कोई भी और एम्प्लॉय लेट आता है तो क्या होगा कि बॉस जो है वो उसको थ्रेट करेगा, वॉर्न करेगा कि अगर तुमने एक दो दफ़ा और लेट तुम आए तो आप क्या होगा कि आपकी प्रमोशन रोक दी जाएगी या आपको 10 डेज की सैलरी नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो मकसद इसका भी जो है वो बिहेवियर को इंक्रीज ही करना था, अच्छे बिहेवियर को ही डिटर्मिन करना था, लेकिन उस रीइंफोर्सर को नेगेटिवली प्रेजेंट किया गया सो दैट के बिहेवियर अच्छा रहे, ठीक है। और रीइंफोर्सर्स जो हैं वो प्राइमरी सेकेंडरी भी होते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स हमारे पास किस तरह वर्क करते हैं कि ये इनेटली रिस्पॉन्स होता है, इनेटली एक्टिव रिस्पॉन्स होता है हमारे पास, ठीक है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है वो हम लर्न करते हैं। इनेट रिस्पॉन्स क्या हो सकता है हमारे पास, हमारी ये बेसिक नीड्स होती हैं, ये हमें जब जो हम हमारे बेसिक रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो हमारे बेसिक रिस्पॉन्स होते हैं, जो एक इनबॉर्न चाइल्ड में होते हैं, ये हमारे पास उस टाइम से होते हैं। जैसे हमारे बेसिक रिस्पॉन्स क्या होते हैं, बेसिक हमारी क्या नीड्स होती हैं कि हम जब छोटे से भी होते हैं तो हमें हंगर का पता होता है, हमें फूड का पता होता है। छोटा सा बच्चा भी इवन जिसको बोलना नहीं भी आता होता वो भी ये बता सकता है बड़े को कि मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है। तो ये उसकी प्राइमरी रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, ये उसकी प्राइमरी नीड पे काम कर रही है। सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट क्या होती है, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट लर्नड होती है। लर्नड होती है कैसे होती है, जैसे मैं आपको एक एम्प्लॉय की बात बता रही थी। सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट क्या होती है कि वो कहेगा कि मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे अच्छी पे मिलेगी, मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, मुझे आगे जाने के मौके मिलेंगे। ये सिचुएशन से और एनवायरनमेंट से रिलेट करी होती है। तो बिहेवियर में प्राइमरी सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कौन सा बिहेवियर जो है वो अकर होगा दोबारा या नहीं होगा, और अगर दोबारा होगा तो किस तरह से दोबारा अकर होगा, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, एक चीज़ होती है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन की। डिस्क्रिमिनेशन की बात हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में भी की थी। अब हम देख लेते हैं ऑपरेंट में क्या होता है। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन हमारे पास क्या होती है कि ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म कैन लर्न व्हेन टू मेक अ प्रीवियसली सक्सेसफुल रिस्पॉन्स एंड व्हेन नॉट टू। अच्छा जी, स्टिमुलस की बेस पे ऑर्गेनिज्म जो है वो ये लर्न कर लेता है कि उसको किस चीज़ पे रिस्पॉन्स देना है और किस चीज़ पे रिस्पॉन्स नहीं देना। जैसे मैंने आपको रैट वाली एग्जांपल बताई, स्किनर बॉक्स का जो एक्सपेरिमेंट था, रैट जो है वो इधर उधर घूमता रहा, लेकिन जैसे ही उसका पाँव लिवर पे पड़ा तो उसने डिस्क्रिमिनेट कर लिया कि अच्छा बाकी जो खाली जगह थी अगर मैं वहाँ पे अपना जो है वो पाँव रखूँगा तो इस चीज़ का मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो लेकिन अगर मैं लिवर पे अपना पाँव रखूँगा तो वहाँ पे मुझे जो है वो फूड मिल जाएगा। तो उसने दो प्लेसेस के दरमियान डिस्क्रिमिनेट कर लिया। एक स्टिमुलस जो है वो हो गया जो बाकी बॉक्स का एरिया था, एक स्टिमुलस वो हो गया जहाँ पे लिवर पड़ा हुआ था। तो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिफरेंट किस्म के स्टिमुलाई में डिस्क्रिमिनेट करते हैं ये देखने के लिए कि उनको किस इवेंट को रिस्पॉन्ड करना है और किसको नहीं करना, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक होता है शेपिंग। शेपिंग क्या चीज़ होती है, ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें के सक्सेसिव रिगार्ड्स दिए जाते हैं ऑर्गेनिज्म को, जिससे उसका बिहेवियर परमानेंट हो जाता है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि एक एम्प्लॉई होता है, उसको क्या होता है कि उसको कहा जाता है कि आपको जब उसको हायर किया जाता है उसको कहा जाता है कि सम टाइम के बाद आपको हम गाड़ी दे देंगे, पहले हम आपको छोटी गाड़ी देंगे, फिर हम आपको बड़ी गाड़ी भी दे देंगे, फिर हम आपका पेट्रोल भी फ्री कर देंगे, फिर हम आपकी थोड़ी सी पे भी ज़्यादा कर देंगे। ये सारे इवेंट्स उसको, ये सारे जो बेनिफिट्स हैं एक साथ नहीं मिलेंगे, थोड़े थोड़े वक्फे से मिलेंगे, लेकिन क्या होगा कि सारे इवेंट्स जो हैं वो उसके बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे, उसके बिहेवियर की शेपिंग कर रहे होंगे, उसके बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहे होंगे। तो शेपिंग में ये चीज़ होती है।
उसके बाद अवॉइडेंस कंडीशनिंग होती है। अवॉइडेंस कंडीशनिंग हमारे पास क्या होती है, ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्ड करता है इन अ सिंगल वे दैट अवॉइड्स एक्सपोजर टू एन एवर्सिव स्टिमुलस। जैसे मैंने आपको कहा कि ऑर्गेनिज्म जो एम्प्लॉई होता है वो क्या करता है कि वो डेली जाता है, ठीक है, जहाँ कहीं भी आप जॉब करते हैं जाहिर है आपको डेली जाना होता है, आपको ये तो नहीं होता कि जिस दिन आपका दिल करेगा आप जाएंगे, जिस दिन नहीं दिल करेगा नहीं जाएंगे, या एक दिन छोड़ के एक दिन चले जाएंगे, या एक वीक जाएंगे एक वीक नहीं जाएंगे। तो ऑर्गेनिज्म जो है एवर्सिव स्टिमुलस यानी नापसंदीदा नतीजे से बचने के लिए भी कंडीशनिंग को फॉलो करता है। वो किस तरह कि जैसे एक एम्प्लॉई है, उसको पता है कि अगर मैं किसी दिन लेट हो जाऊंगा या मैं किसी दिन छुट्टी कर लूंगा तो हो सकता है मेरी जो है वो प्रमोशन रोक दी जाए, या फिर क्या है कि हो सकता है मेरी एक दिन की सैलरी डिडक्ट हो जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो उस दिन भी जाएगा जिस दिन उसका दिल नहीं कर रहा होगा, उस दिन भी जल्दी चला जाएगा जिस दिन उसका दिल लेट करने को जा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद एक होती है एस्केप कंडीशनिंग। एस्केप कंडीशनिंग हमारे पास क्या होती है, टेक्स प्लेस व्हेन एन ऑर्गेनिज्म लर्न्स टू मेक अ रिस्पॉन्स इन ऑर्डर टू एंड एन एवर्सिव स्टिमुलस और नेगेटिव रीइंफोर्सर। डॉग्स लर्न टू जंप ओवर द बार टू एस्केप शॉक। एस्केप और अवॉइडेंस जो है वो एक ही चीज होती है। अवॉइडेंस जो है क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है वो अवॉइड कर रहा होता है। एस्केप से ऑर्गेनिज्म जो है वो टोटली उस चीज को एस्केप कर लेता है। ये कब होती है, ऑर्गेनिज्म जब लर्न करता है कि उसको एक खास रिस्पॉन्स बना लेना है और एक खास रिस्पॉन्स को छोड़ देना है, ठीक है। अवॉइडेंस में उसके पास वो स्टिमुलस था लेकिन वो उसको अवॉइड कर रहा था, एस्केप में उसने टोटली उस चीज को जो है वो फॉरगेट कर दिया है, ठीक है जी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या होते हैं क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग में। ये हमारे पास 2-3 मेन डिफरेंस हैं, फिर हमारा आज का टॉपिक क्लोज हो जाएगा। ये हमारे पास क्लासिकल है, ये हमारे पास ऑपरेंट है। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स रिस्पोंडेंट बिहेवियर, ऑपरेंट कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स ऑपरेंट बिहेवियर। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है कि लर्न बिहेवियर होता है, ठीक है। ऑपरेंट में क्या होता है, होता इसमें भी लर्न ही है लेकिन इसमें क्या होता है, अनवॉलंटरी होता है। इसमें यही चीज जो है लर्न बिहेवियर जो है वो वॉलंटरीली हो रहा होता है। जैसे इसमें हमने एग्जांपल पढ़ी थी डॉग की, तो डॉग ने बेल पे सेलिब्रेट नहीं भी करना चाहा था लेकिन उसने कर लिया था क्योंकि उसने एसोसिएट कर लिया था। यहाँ पे रैट ने जो है वो जान के जब टैप किया डिफरेंट प्लेसेस पे और लिवर पे हाथ लग गया तो उसको पता चल गया कि अच्छा जी मेरी ये लर्निंग हो रही है, ठीक है जी। उसके बाद क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग स्टिमुलस जो है वो पहले आ रहा होता है, कंट्रोलिंग स्टिमुलस जो है वो पहले आ रहा होता है। इसमें क्या होता है, द कंट्रोलिंग स्टिमुलस कम्स आफ्टर द रिस्पॉन्स। क्लासिकल कंडीशनिंग में कंट्रोलिंग स्टिमुलस यानी वो चीज जो आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर रही होती है वो पहले आती है, इसमें वही चीज जो है वो आफ्टर आ रही होती है। नंबर 3 डिफरेंस क्या है, क्लासिक ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, रीइंफोर्समेंट डिपेंड कर रही होती है प्रॉपर रिस्पॉन्स के ऊपर। रीइंफोर्समेंट डिपेंडेंट है प्रॉपर रिस्पॉन्स के ऊपर, जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग में अनकंडीशनल रिस्पॉन्स इज प्रेजेंटेड रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द एनिमल डज। यानी इसमें रीइंफोर्समेंट जो है वो रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है जी।
उसके बाद हमारे पास एक फोर्थ और लास्ट पॉइंट आ जाता है, सिलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स भी जो है वो डिफरेंट है। क्लासिकल कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स की जो है वो चॉइस नहीं होती, ऑपरेंट कंडीशनिंग में चॉइस होती है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने देखा कि कंडीशनिंग कैसे होती है, किस तरह से होती है, कौन कौन सी कंडीशनिंग की टाइप्स होती हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग कैसे होती है, ऑपरेंट कंडीशन कैसे होती है। तो यहाँ पे हमारा लर्निंग का चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह।